बौनी बहू की अनोखी शादी। इस समाज के लोगों की नजरों में बौनी होना एक महापाप है और ये बात कंचन को बहुत अच्छे से पता थी और ऊपर से कंचन अनाथ भी थी, इसीलिए उसका दुख बाकी की और लड़कियों से बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसे समाज ने बार बार बौनी होने का एहसास दिलाया था। जहां बचपन में सारे बच्चे उम्र के साथ लंबे हो रहे थे, वहीं कंचन छोटी की छोटी ही रह गई थी। तभी गांव के सभी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। अरे कंचन, तू तो बौनी है बौनी, हम तेरी जैसी बौनी लड़की के साथ नहीं खेलेंगे, चल निकल यहाँ से। अगर मैं बौनी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी तो तुम लोगों की तरह इंसान ही हूँ ना। अरे हम नहीं जानते ये सब, हम बस तेरे साथ नहीं खेलेंगे, कहीं हम भी तेरी तरह बौने हो गए तो। कंचन के बौने होने की वजह से आज तक उसका कोई भी दोस्त नहीं बना था, इसीलिए अपने माता पिता के देहांत के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी। लेकिन वे लोग भी कंचन के साथ हमेशा बुरा व्यवहार ही किया करते थे, खासकर कंचन की चाची प्रेमलता। वह हमेशा कंचन से गुस्से में ही बात किया करती थी। अरे तेरे माँ बाप तो तुझ जैसी बौनी लड़की को पैदा करके यहाँ से 9-2-11 हो गए और तुझे हमारे सर पर बोझ बनाकर छोड़ गए। कंचन को आज तक कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि माँ का प्यार होता क्या है। इसलिए वह जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसके मन में ख्याल आने लगा, पता नहीं भगवान ने मुझे कैसी किस्मत दी है जिसमें सिर्फ दुख ही दुख है। क्या मुझे कभी अपनी जिंदगी में खुशियाँ नहीं मिलेगी? क्या मुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं मिलेगा? काश शादी के बाद मुझे अपनी सास से बिल्कुल माँ जैसा ही प्यार मिले। हर लड़की की तरह शादी को लेकर कंचन के भी बहुत सपने थे। उसने भी एक सपना देखा था कि उसका भी दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका यह सपना टूटकर चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि उसके चाचा चाची तो एक अलग ही प्लान बना रहे होते हैं। सुनिए जी, अब हमारे भी बच्चे जवान हो गए हैं तो हमें उनके आगे के बारे में भी सोचना चाहिए, इसलिए हम कंचन की शादी में अपना सब कुछ नहीं उड़ाएंगे, समझे आप? अरे तो तुम ही बताओ हम क्या करें? इसे जिंदगी भर अपने घर पर बोझ बना कर रखें? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। आपको पता है हमारे गांव में एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है और उस समारोह में शहर से बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अरे हाँ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन कंचन की शादी का इस समारोह से क्या संबंध? अरे आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। इतना कहकर प्रेमलता ने अपने पति को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और वो कहता है, अरे वाह क्या बात है, तुमने तो बहुत मस्त प्लान बनाया है। अरे इससे उस बोनी कंचन की शादी भी हो जाएगी और हमें दहेज में कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो समारोह शुरू हो जाता है, लेकिन कंचन के साथ गांव की कोई भी लड़की उस समारोह में नहीं जाती है, इसीलिए वह अकेले ही उस समारोह में चली जाती है। और समारोह के आसपास लगी दुकानों में से कंचन एक चूड़ी की दुकान के सामने आकर रुक जाती है। अरे ये चूड़ियाँ कितनी सुंदर है, काश मैं इसे खरीद पाती। कंचन की ये बात सुनकर दुकानदार उससे कहता है, अरे कोई बात नहीं, आप इनमें से कोई भी चूड़ी ले लो। अरे नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें ये ऐसे ही दे रहा हूँ। उस दुकानदार का नाम जितेंद्र था। वह भी कंचन की तरह ही इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसका भी परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह एक नीची जाति का था, इसलिए उससे भी आज तक किसी ने दोस्ती नहीं की। इसलिए दोस्ती के नाते जितेंद्र ने कंचन के हाथों में 2 सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहना दी। सुनो, मेरा नाम जितेंद्र है और आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंचन है और मैं इसी गांव की हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये चूड़ियाँ मुफ्त में दे दी। अरे इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता,
वो तो आता जाता रहता है, लेकिन आप मुझे पसंद आ गई, इसलिए ये चूड़ियाँ मैंने आपको दे दी। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? जिंदगी में पहली बार कंचन से कोई दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, तो ऐसे में कंचन मना कैसे कर सकती थी। इसलिए उसने भी अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया। इस तरह दोनों ने हाथ मिलाया और दोस्त बन गए। ऐसे ही कुछ समय गुजरने के बाद उन लोगों को आपस में प्यार हो गया। इसलिए एक दिन जितेंद्र कंचन से कहता है, आप फिर कल इस समारोह में आना, मैं आपको ये पूरा समारोह बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। और इस तरह कंचन खुश होकर अपने घर चली जाती है और पूरे दिन सिर्फ जितेंद्र के बारे में ही सोचती रहती है। वहीं उसका चाचा समारोह में जाकर कंचन की शादी का एक शहरी आदमी से बात कर रहा होता है। उस आदमी का नाम कमलेश था। अरे कमलेश जी, आप लोग तो शहर में रहते हो ना, तो आप लोग कहाँ हम जैसे गरीबों के पास खाना खाओगे? अरे क्यों नहीं, जब आप लोग इतने प्यार से खिलाएंगे तो हम लोग जरूर खाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलिए फिर मेरे साथ, मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। इतना कहकर कंचन के चाचा कमलेश को लेकर घर आ जाते हैं और प्रेमलता सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती है। लेकिन कमलेश को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन लोगों ने उस खाने में नींद की गोलियां मिलाई है। इसलिए जैसे ही कमलेश वह खाना खाता है, उसी समय वह वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी प्रेमलता कंचन को बुलाती है। अरे मनहूस, कब से तुझे बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरी शादी होने वाली है। क्या मेरी शादी होने वाली है? लेकिन कब और किससे? अरे नाम जान करके अचार डालेगी, तू बस जा और जल्दी से तैयार होकर आ। इस तरह प्रेमलता कंचन को तैयार करके ले आती है और कमलेश के साथ उसकी शादी करवा देती है। क्योंकि उस समय कमलेश नींद में होता है, लेकिन जैसे ही अगले दिन कमलेश की आंखें खुलती है, वैसे ही वह देखता है कि वह शादी के कपड़ों में लेटा हुआ है और कंचन उसके पास बैठी रो रही है। अरे तुम कौन हो और ये मैं कहाँ आ गया? आपको नहीं पता, लेकिन हम दोनों की शादी हो चुकी है। क्या शादी? लेकिन ये सब कब हुआ? मैंने तो तुमसे कोई शादी नहीं की। उसी समय वहाँ पर कंचन के चाचा चाची आ जाते हैं और कहते हैं, अरे कल आपने तो सबके सामने कंचन से शादी की है, इसलिए आप ऐसे मुकरिए नहीं। और नहीं तो क्या, अब कंचन तुम्हारी पत्नी है, इसलिए तुम इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ। कंचन के चाचा चाची जबरदस्ती कंचन को कमलेश के साथ भेज देते हैं और ये सब करके वे लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। लेकिन जब कमलेश कंचन को लेकर अपने घर जाता है, तो उसकी माँ शकुंतला ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे कमलेश, ये तो किस लड़की को उठाकर घर ले आया है? माँ, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी इस लड़की से करवा दी है। क्या? एक बौनी लड़की से शादी? लेकिन मैं इस शादी का कभी नहीं मानूंगी। लेकिन माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप तो खुद एक माँ है ना, तो आप हम लोगों को स्वीकार कर लीजिए ना। अरे ओ लड़की, खबरदार, जो तूने मुझे माँ बोला तो मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझी? माँ जी, जब बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, तो सोचा था शादी के बाद शायद मुझे माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। अरे ओ, अपना ये रोना धोना बंद कर और चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूंगी। अपनी सास की बात सुनकर कंचन वहाँ से रोते हुए चली जाती है, लेकिन अनजान शहर में वह इधर उधर भटकने लगती है। लेकिन वही अगले दिन जब कंचन समारोह में नहीं जाती है, तो जितेंद्र उसका इंतजार करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है और उसके चाचा से कहता है, क्या कंचन यहाँ पर रहती है? अरे रहती थी, लेकिन कल रात ही उसकी शादी हो गई और वो अपने पति के साथ शहर चली गई। लेकिन तुम कौन हो? लेकिन उसने तो मुझसे कल कुछ नहीं कहा। अरे भला तुम कौन हो और वह तुमसे कुछ क्यों कहेगी? चलो जाओ यहाँ से। कंचन के चाचा की बात सुनकर जितेंद्र वहाँ से चला जाता है, लेकिन जितेंद्र को उसके चाचा की बातों में कुछ गड़बड़ दिखाई देता है, इसलिए वह कंचन को ढूंढने शहर चला जाता है।
लेकिन उसे कंचन के नाम के अलावा उसे और कुछ नहीं पता था। इसलिए जितेंद्र कंचन को ढूंढने के लिए शहर में इधर उधर भटकने लगता है, क्योंकि कुछ ही दिनों की मुलाकात में जितेंद्र का कंचन के साथ एक गहरा रिश्ता बन गया था। लेकिन वही कंचन भी रोड के किनारे बैठी रो रही होती है, और जब उसे बहुत तेज भूख लगती है तो वह इधर उधर लोगों से मदद मांगने लगती है। उसी समय अचानक से उसे जितेंद्र मिल जाता है और वह कहती है, अरे जितेंद्र, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कंचन, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। क्या तूने सच में शादी कर ली है? नहीं जितेंद्र, नहीं, ये शादी तो सिर्फ एक मजाक है जो मेरे चाचा चाची ने मेरे साथ किया है। और तुम्हें पता है, मेरी सास ने भी मुझे अपनाने से मना कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ। कंचन, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ जितेंद्र, क्यों नहीं। और इस तरह जितेंद्र और कंचन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और कंचन को उसका मनचाहा ससुराल मिल जाता है, जिसके बाद कंचन और जितेंद्र खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं और उनकी जिंदगी की सारी तकलीफें दूर हो जाती है। काली बहन के लंबे सुनहरे बाल। कंचनपुर गांव में 2 सौतेली बहन रहा करती थी, जिसमें गुंजन बहुत ही ज्यादा सुंदर और खूबसूरत थी, और वहीं पायल काले रंग और सर पर 2-3 बालों वाली बदसूरत सी लड़की होती है, जिसकी वजह से उसका हर कोई मजाक उड़ाया करता था, यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन भी। लेकिन पायल बिना किसी को कुछ कहे यह सब कुछ सहती रहती है। तभी एक दिन, अरे माँ सुनो, वो आपने मेरे सर पर लगाने वाला शैम्पू कहाँ रख दिया है? अरे पायल, तुझे शैम्पू की क्या जरूरत है? तू अपने इन 2-4 बालों को साबुन से भी तो धो सकती है। फिर तुझे इतना महंगा शैम्पू बर्बाद करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी भगवान के पास भी तुझे बनाने की फुर्सत नहीं होगी, इसलिए तो वो तुझे काला रंग और तेरे सर पे 2-3 बाल देकर तुझे जल्दी में भेज दिया। जरा मुझे देख, सर से पाँव तक किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हूँ मैं। गुंजन, तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों करती हो? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना। बहन? माय फुट, तुमने अपनी शक्ल देखी है शीशे में? शीशे में भी तुम्हें देखकर लोग डर जाएंगे, और तुम खुद को मेरी बहन बताती हो। बल्कि तुम तो मुझसे हमेशा जलती होगी, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत जो हूँ। गुंजन लगातार पायल को ताने मार रही थी, लेकिन बेचारी पायल चुपचाप यह सब कुछ सहे जा रही थी, और उसका दर्द उसकी आंखों से छलक रहा था। इसलिए वह चुपचाप अपने कॉलेज की बुक उठाकर अपने कॉलेज चली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता था। उसके कॉलेज की कुछ लड़कियाँ और कुछ लड़के उसका बहुत ही मजाक उड़ाते थे। अरे देखो जरा, इस काली कलूटी को फिर से हमारे कॉलेज में मुंह उठाकर आ ही गई, वो भी अपने 2-3 बालों के साथ। अरे मुझे तो लगता है इसको कहीं कैंसर की बीमारी तो नहीं है, तभी तो इसके सर के सारे बाल गायब होते जा रहे हैं। लेकिन तब भी यह बेशर्म होकर हर जगह मुंह उठाकर घूम रही है। अरे हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी लगता है इसको कोई बीमारी है, और ऐसी लड़की का कॉलेज में आना हम सबके लिए खतरे से खाली नहीं है। अरे हाँ, ऐसी लड़की को हम अपने कॉलेज में आने नहीं देंगे। चलो इसे यहाँ से धक्के मारकर निकाल देते हैं, वरना यह बीमारी कहीं हमें ना हो जाए। इस तरह कॉलेज के सारे लड़के और लड़कियाँ पायल को नापसंद किया करते थे, और वे सब मिलकर पायल का बहुत ही मजाक उड़ाते हैं और उसे कॉलेज से धक्के मारकर निकाल देते हैं। प्लीज तुम लोग ऐसा मत बोलो, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं तो बस यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आई हूँ। प्लीज तुम लोग मुझे यहाँ से मत निकालो, मुझे यहाँ पढ़ाई करने दो। अरे ओ काली कलूटी, अब ये झूठ बोलना बंद कर दे और चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना हम तुझे यहाँ से धक्के मारकर निकाल देंगे। पायल यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ उसकी सौतेली माँ उससे कहती है, अरे ओ मनु, आज तू इतने जल्दी घर वापस कैसे आ गई? उसी समय पायल भी कॉलेज से घर वापस आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आपको पता है आज कॉलेज में क्या हुआ?
इस काली कलौटी को कॉलेज से सबने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो सब कह रहे थे कि इसको कोई बीमारी हो गई है। माँ, मैं तो कह रही हूँ कि वक्त रहते इसको आप घर से निकाल दीजिए, वरना कहीं यह बीमारी हम लोगों को भी ना हो जाए। नहीं माँ, आप मुझे घर से मत निकालना, मुझे कोई बीमारी नहीं है माँ, और आप लोगों के अलावा भला मेरा है ही कौन? मैं आखिर कहाँ जाऊंगी? माँ, ऐसा मत करना। अरे तुझे जहाँ जाना है वहाँ जाकर मर, लेकिन हमारे घर से निकल जा। और वैसे भी तेरी बदसूरत शक्ल और सर पर 2-3 बालों के साथ तुझसे शादी कौन करेगा? बस जिंदगी भर हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी रहेगी। इससे अच्छा तू अपना ये बदसूरत सा थोपड़ा लेकर यहाँ से निकल जा। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, इसे अभी घर से निकाल दो। इतना कहकर दोनों माँ बेटी पायल को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं और पायल रोते रोते जंगल की ओर चली जाती है। हे भगवान, काश आप मुझे पैदा होते ही मार देते। कम से कम मुझे इस काले रंग की वजह से इतना कुछ तो नहीं सहना पड़ता ना। अरे ये काले रंग तो मेरे लिए श्राप बन चुका है। हर कोई मुझसे नफरत करता है और आज तो मुझे कॉलेज से भी धक्के मारकर निकाल दिया गया, और यहाँ तक कि मेरी माँ और मेरी बहन ने भी मुझे घर से निकाल दिया। माँ, आप कहाँ हो? क्या आपको मेरा यह दर्द दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपने भी मुझे पराया कर दिया? माँ, पायल का दर्द उसकी आंखों से छलक रहा था और जंगल में काफी देर चलने के बाद वो बहुत ही थक जाती है। अंधेरा होते ही वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और रोते रोते वहीं पर सो जाती है। सोते ही उसे सपने में उसकी माँ सावित्री दिखाई देती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? माँ, आपको पता है मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझ पे कितना अत्याचार करती है, और वे लोग मेरा हमेशा मजाक उड़ाते हैं माँ, और यह समाज भी मुझे हमेशा बुरा भला ही कहता रहता है। माँ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, आप मुझे अपने साथ ले चलो माँ। नहीं पायल बेटा, मैं तुझे यहाँ लेने नहीं बल्कि यहाँ तेरी मदद करने के लिए आई हूँ। उसी समय सावित्री की आंखों से एक रोशनी निकलती है जो पायल के पूरे शरीर को घेर लेती है, और उस रोशनी के पड़ते ही पायल के सर पे लंबे सुनहरे बाल आ जाते हैं और उसका रंग भी दूध की तरह गोरा हो जाता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। और अपना नया रूप देखकर पायल बहुत ही खुश हो जाती है, जिसके बाद सावित्री उससे कहती है, सुनो बेटी, यह सुनहरे लंबे बाल अब तुम्हारी ढाल बनेंगे, और अब तुम्हें जब भी मदद की जरूरत होगी तो ये सुनहरे बाल तुम्हारी हमेशा मदद किया करेगी। सावित्री के इतना कहते ही पायल की नींद खुल जाती है, और जैसे ही वो अपने आप को देखती है तो सच में उसके लंबे बाल होते हैं। पायल अपने आप को देखकर बहुत ही खुश होती है। अरे वाह, मेरे तो सच में इतने सुंदर सुनहरे बाल आ गए, और अब तो मेरा रंग भी गोरा हो गया। चलो, अब मुझे घर जाना चाहिए। इतना कहकर कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच जाती है, और घर पर उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके लंबे घने बाल और गोरा रंग देखकर हैरान हो जाती है। तभी गुंजन कहती है, अरे माँ, देखो ना, मेरे सर पे कितने सारे बाल आ गए और मेरा रंग भी गोरा हो गया। आपको पता है माँ, कल रात जब मैं जंगल में सो रही थी ना, तो मेरी माँ मेरे सपने में आई थी और उन्होंने ही मुझे यह जादुई सुनहरे लंबे बाल दिए हैं। अरे क्या कहा तूने? जादुई सुनहरे बाल? अरे पहले तू अपने इन जादुई बालों से कुछ करके तो दिखा, तभी तो हम मानेंगे कि तुम्हारे ये बाल जादुई हैं। ठीक है माँ, हे जादुई सुनहरे बाल, दिखा दे अपना कमाल। पायल के इतना कहते ही उसके बालों में से एक रोशनी आती है और उसके बालों से कई सारे सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं। यह देखकर उसकी सौतेली माँ कहती है, अरे वाह पायल बेटी, तूने तो कमाल ही कर दिया। मैं तो बेकार में ही तुझे खोटा सिक्का समझती थी, लेकिन तू तो खजाना निकली, खजाना। और इन लंबे सुनहरे बाल और गोरे रंग के साथ मेरी पायल बेटी कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। और बेटी, कल जो कुछ भी हुआ, परिवार में ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक तो लगी ही रहती है, इसलिए अब तू हमारे साथ इसी घर में रहेगी। जादुई लंबे सुनहरे बालों की वजह से
पायल को अब अपनी सौतेली माँ का भरपूर प्यार मिलने लगा था और उसकी जिंदगी में अब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जब पायल अपनी माँ के साथ मार्केट से वापस घर आ रही थी तो उसे रास्ते में एक गरीब बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित होती है। अरे बेटी, मुझ गरीब बुढ़िया की मदद कर दो। अरे अम्मा, क्या हुआ आपको, बताइए मुझे। अरे पायल बेटी, दूर हटो इससे, देख नहीं रही इस बुढ़िया को कोढ़ की बीमारी हो रखी है, कहीं अब बुढ़िया तुझे भी ये बीमारी ना फैला दे। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अरे बेटी, मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिलवा दे, मुझसे अब यह दर्द और बर्दाश्त नहीं होता बेटी, मेरी मदद कर दे बेटी। आप चिंता मत करिए अम्मा, मैं आपकी मदद करूंगी। हे मेरे जादुई सुनहरे बाल, दिखा दे अपना कमाल और इन अम्मा की सारी बीमारी को दूर कर दे। पायल के इतना कहते ही उसके बालों में से एक रोशनी आती है और वह बूढ़ी औरत पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, जिसके बाद वह बूढ़ी औरत की सारी बीमारी दूर हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, आज तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है, भगवान तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे बेटी। उसके बाद पायल अपनी माँ के साथ घर वापस आ जाती है। ऐसे ही पायल के घर पर हमेशा दुखी और दर्द से पीड़ित लोगों का आना जाना लगा रहता था और पायल हमेशा सबकी मदद किया करती थी। वो कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया करती थी। यह सब देखकर गुंजन को उससे बहुत ही जलन होने लगती है। अरे, यह कल की काली कलूठी लड़की आज इतना फेमस हो गई है और यह इन सब जादुई बालों की वजह से हुआ है। आज रात तो मैं इसके इन जादुई बालों को ही गायब कर दूंगी, फिर मैं देखती हूँ कि यह कैसे फेमस होती है। उसी रात को जब पायल अपने कमरे में सो रही होती है तभी गुंजन अपने हाथों में कैंची लेकर उसके कमरे में जाती है और जैसे ही वो पायल के बालों को काटने जाती है वैसे ही वह कैंची उसके हाथों से छूटकर उल्टा उसी के सारे बालों को काट देती है और गुंजन टकली हो जाती है। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरे सारे बाल कैसे कट गए और मैं गंजी कैसे हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुंजन के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे गुंजन, क्यों इतनी रात में शोर मचा रही हो? अरे यह क्या, तुम गंजी कैसे हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो यहाँ इस पायल के बाल काटने आई थी, लेकिन उल्टा यहाँ मेरे ही सारे बाल कट गए। लेकिन बेवकूफ लड़की, तुझे इसके बाल काटने के लिए कहा ही किसने था? अब देख, तूने उल्टे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली ना। गुंजन, काश तुम मुझे समझ पाती तो आज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता और मैंने तो तुम्हें हमेशा ही अपनी बहन माना है, लेकिन तुमने हमेशा मेरे साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया है और मेरे लिए अपने अंदर इतनी नफरत भर ली कि आज तुम्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। पायल की बातें सुनकर गुंजन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रोते हुए पायल से माफी मांगती है और पायल भी उसे माफ कर देती है और अपने जादुई बालों की मदद से उसके सर पर फिर से बाल ला देती है। उसके बाद गुंजन और उसकी माँ पायल को बहुत प्यार करने लगते हैं और अब वे लोग मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।